नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? एक लंबे अरसे के बाद हम लोग पुनः एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं उसी मंच पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी बाई राहुल मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि आगामी 3-4 महीने में लगातार आपके परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी विभिन्न लोक सेवा आयोगों के द्वारा और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो जितने भी प्रमुख टॉपिक्स हैं उनको एक एक दिन में 10-10 15 मिनट का शॉर्ट वीडियोस होगा, जिसमें आपको टॉपिक रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। उसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। 15 मिनट का एक वीडियो, 15 मिनट का एक वीडियो डे टू डे मैं करता चला जाऊंगा, और आप उसको एक कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठिएगा, उसको नोट करते चले जाएंगे। जो मैं बोलूँगा कि इसे आप नोट करो, उसे आप नोट करते चले जाएंगे। और जो चीज़ें मैं विश्लेषित करता चला जाऊंगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हर बातें नोट कराना मुश्किल ही नहीं, मुश्किल भी होता है। तो हम लोग आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक प्रमुख टॉपिक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे अंग्रेजी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कुछ बेसिक बातें शुरू में करेंगे, उसको आप पॉइंट पॉइंट में नोट करते चले जाइए। जैसे पहला पॉइंट नोट करिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में उल्लिखित है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ टॉपिक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक उल्लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान उल्लिखित है। पहला टॉपिक, पहला पॉइंट ऐसे ही नोट करिए। दूसरा नोट करिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान नियंत्रक एवं महालेखा पद के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। फिर से नोट करिए, नोट कर लिए होंगे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 149 में आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आर्टिकल 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों की विवेचना की गई है। लिख चुके होंगे, आगे बढ़ें। सीएजी को सीएजी को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। सीएजी को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने बुकलेट में या जो भी आपके नोटबुक हो उस पर आप नोट करते चले जाएंगे। यदि आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन लोक वित्त का संरक्षक है, तो उसमें सीएजी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, संसद हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, मतलब 4 पद दिए होंगे जिसमें से आपको टिक करना होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि यूपीएससी ने भी एक बार इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। देन लिखिए नियुक्ति, हेडिंग डालिए नियुक्ति। नियुक्ति नोट करिए, सीएजी की नियुक्ति या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है बच्चों कि इस जो नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है वो भी आर्टिकल 148 में है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पर राष्ट्रपति जो नियुक्ति करेगा वो स्व विवेक से नहीं करेगा, वह
क्या करेगा? मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में गठित रहती है, उसकी सलाह पर सीएजी की नियुक्ति करेगा। तो कभी यदि यूपीएससी ऐसा प्रश्न बनाता है कि आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विषय में कौन-कौन सी चीज़ें सही हैं, उनकी नियुक्ति के विषय में कौन से कथन सही हैं, सही नहीं, तो उसमें यदि ये स्टेटमेंट डालता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वविवेक से करता है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ स्वविवेक से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब आप योग्यता लिखिए। योग्यता, एलिजिबिलिटी, हेडिंग डालिए योग्यता। योग्यता, एलिजिबिलिटी। यहाँ से भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में बनेंगे, तो आप नोट करिए। पहला 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 भारत में, सॉरी सॉरी पहला, भारत के संविधान में, भारत के संविधान में सीएजी, भारत के संविधान में सीएजी की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ आप स्टार बनाइएगा। ये स्टेटमेंट को आप स्टार में लिखो, स्टार बना के लिखो। भारत के संविधान में सीएजी की योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। दूसरा नोट करो, दूसरा नोट करो। संसद ने, ये भी स्टार बनाइए, संसद ने सीएजी एक्ट, संसद ने सीएजी एक्ट 1971, संसद ने सीएजी एक्ट 1971 के द्वारा सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण किया। सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण किया। तो यहाँ भी आपके पीटी का एक प्रश्न बनेगा। प्रश्न क्या हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण करता है? प्रश्न क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सीएजी के पद की योग्यताओं का निर्धारण करता है? ऑप्शन में क्या होगा? संसद, राष्ट्रपति, संविधान, और चौथा इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी दे सकता है। तो आपको टिक क्या करना है? संसद। सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण संविधान में कहीं भी उल्लिखित नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है। दूसरी बात, सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाए। ये भी आप स्टार मार्क करो और नोट बना के लिख लो पुनः उसको, कि सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी। अब संसद ने किन योग्यताओं का निर्धारण किया उसको देखिए। पहला तो वह भारत का नागरिक हो। लिखिए, सीएजी की योग्यताओं का निर्धारण सीएजी के लिए संसद ने निम्नलिखित योग्यताओं का निर्धारण किया है। पहला पहला वह भारत का नागरिक हो। अब यहाँ भी एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारत का नागरिक होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जन्म ही भारत में हुआ हो। ठीक है ना? यहाँ आप लोग बहुत, एक बार यूपीएससी ने किसी पद को लेकर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो जन्मजात भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है। यदि कोई विदेशी भी आके भारत की नागरिकता ग्रहण किया हुआ है, वो भारत का नागरिक हो गया, तो वो भी क्या होगा? सीएजी के पद के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा दूसरा लोक वित्त का विशेषज्ञ हो। लोक वित्त का विशेषज्ञ हो। लोक लेखा का विशेषज्ञ, या करिए, और लोक लेखा का विशेषज्ञ हो, या
न्यूनतम या न्यूनतम 10 वर्षों तक न्यूनतम न्यूनतम 10 वर्षों तक सिविल सेवक रह चुका हो। पुनः मैं बोलता हूँ, आप अपनी नोटबुक में यदि जो नोट किए हों तो उसको नोट कर लीजिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा ये दूसरा दूसरा लोक वित्त का विशेषज्ञ हो या लोक लेखा का विशेषज्ञ हो या भारत या न्यूनतम 10 वर्ष तक सिविल सेवक रहा हो। ठीक है, अपना स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़े। अब लिखिए कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें से पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी इसमें से पहले हो। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों, सीएजी का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष हो सकता है या 65 वर्ष। इसमें से जो कुछ भी, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 62 वर्ष की उम्र में सीएजी नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल क्या होगा? 65 वर्ष या 6 वर्ष दोनों में से क्या होगा? 65 वर्ष पूरा करेगा तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अर्थात 2 वर्ष ही उसका कार्यकाल उस हिसाब से होगा यदि वो 63 वर्ष की आयु में नियुक्त होता है। जबकि यदि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो 59 वर्ष की उम्र में यदि सीएजी नियुक्त होता है तो उसकी जो नियुक्ति होगी वो पूरा 65 वर्ष की आयु तक होगी, अर्थात उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा होगा। मतलब क्या हुआ, फिर से समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 65 सॉरी यदि कोई व्यक्ति है जो 63 वर्ष की आयु में सीएजी नियुक्त होता है तो उसका जो कार्यकाल होगा वो 2 साल होगा। वो 65 वर्ष चूंकि पहले आ जाएगा तो 65 वर्ष आ जाएगा तो वो 2 साल का कार्यकाल करेगा। और मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो 59 वर्ष में सीएजी नियुक्त होता है तो वो पूरा 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है। हटाने की प्रक्रिया, पदावत वो सॉरी पदमुक्ति 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 लिखिए। सीएजी को सीएजी को सीएजी को पद से हटाने के लिए सीएजी को सीएजी को ठीक उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। सीएजी को ठीक उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। सीएजी को ठीक उसी प्रकार से पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। चूंकि आपके ये प्रीलिम्स के नोट्स को मैं बनवा रहा हूँ तो ये जितनी ही आपकी बोलचाल की भाषा में होगा ये नोट्स, उतना ही आपके लिए सुलभ होगा। इसलिए मैं ऐसी भाषाओं का उपयोग कर रहा हूँ। जब आपको मेंस के टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा तो उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आपकी बोलचाल की भाषा रहे, आपको समझ में जल्दी आए, इसलिए मैं, और याद जल्दी हो पढ़ने में, इसलिए मैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे आपके पीटी में मतलब क्वेश्चन आप उसी पैटर्न पर पढ़ते चले जाओ, एक एक पॉइंट से आप क्वेश्चन बनाते चले जाओ, खुद से बनाओ, खुद से सॉल्व करो, ये वाली प्रक्रिया जिससे चले। तो अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है,
इसकी व्याख्या जब मैं सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊँगा आपको तो वहाँ करूँगा। तो यहाँ परेशान होने की बात नहीं है। अब तो मैं बहुमत जब पढ़ाऊँगा आपको, संविधान में बहुमत किस तरह संसद में लाया जाता है, क्या है इस प्रभावी बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष विशेष बहुमत। तो जब मैं बहुमत पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी मैं इसकी चर्चा करूँगा, तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ आपको परेशान होना नहीं है कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। मैंने बता दिया, सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया को यहाँ भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब वेतन लिखिए। वेतन, वेतन, वेतन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाएगा। वर्तमान वेतन कितना है? 2.5 लाख। नोट कर लीजिएगा उसको, 2.5 लाख। अब एक चीज और नोट करिए इसी में, सीएजी का वेतन, सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये भी यहाँ स्टार मार्क करिएगा। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। नोट कर लिए होंगे। इसका मतलब क्या है? संचित निधि पर भारित होने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो संचित निधि पर जो चीजें भारित होती हैं, उनमें आप उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, एक बात। और इसमें मतदान नहीं किया जा सकता। चर्चाएं होंगी, मतदान के लिए ये नहीं हो सकता। तो सीएजी का वेतन, अब मैं एक लिस्ट बनवा दूंगा आपको, संचित निधि पर भारित किसके किसके वेतन होते हैं, और वहां पर संचित निधि पढ़ाऊंगा भी, आर्टिकल 266। तो हाँ, हम इसको इस पर एक अच्छे से चर्चा कर लेंगे कि संचित निधि होती क्या है, इस पर किसके किसके वेतन को भारित किया जाता है, और इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं। तो वहाँ इस टॉपिक को मैं पूरा करूंगा। तो इसके लिए भी परेशान मत होइएगा कि संचित निधि अचानक एक नया शब्द आ गया हम लोगों के सामने, तो ऐसा नहीं है। उसको मैं चर्चा करूंगा, तो याद रखिएगा जब संसद पढ़ाऊंगा तब। अब लिखिए सीएजी के कार्य और शक्तियाँ। सीएजी के कार्य और शक्तियाँ। सीएजी के कार्य और शक्तियाँ। पहला, शक्तियाँ मैंने बताया था ना, आर्टिकल 149 में। हेलो, हाँ मैंने, मैं अब लाइव रूबरू आपसे नहीं हो रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। शायद मैंने आपको बताया था या नहीं बताया, तो आप नोट कर लीजिए कि के जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 149 में सीएजी की शक्तियों की विवेचना है। कभी यूपीएससी या किसी, यूपीएससी तो नहीं पूछेगा, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सीएजी की शक्तियों की विवेचना है। तो 149, 50, 51 ऐसे करके देगा, आप 149 को टिक करना। तो नोट करिए, पहला, पहली शक्ति, भारत सरकार, पहला, भारत सरकार द्वारा खर्च किए गए, भारत सरकार द्वारा, पहला पॉइंट नोट करिए, भारत सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण करना। पहली शक्ति क्या है? भारत सरकार जो भी धन आते हैं, भारत सरकार उसको किस मद में खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है, उसकी ऑडिटिंग करना, ऑडिट करना उसे। ऑडिट हमेशा, ये आप जान लो बच्चों, कि जो ऑडिटिंग होती है वो क्या होता है, कार्य के बाद होता है। जैसे किसी ने कोई कार्य करा दिया है, उसके बाद जो धन का मतलब एक आपको प्रोफार्मा मिलेगा कहाँ कहाँ खर्च कर दिया गया है, तो उसको ऑडिट करना, पहला। दूसरा नोट करिए, और यहाँ पर भी, यहाँ हर पॉइंट के साथ आप स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि सारे
हर एक टॉपिक से, हर एक जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ सारे से क्वेश्चन आएगा, और ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके क्या होंगे, गलत होंगे। दूसरा, वह राज्य सरकार वह राज्य सरकार द्वारा वह राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का लेखांकन वह राज्य सरकार द्वारा खर्च किए गए धन का लेखांकन और लेखा परीक्षण करेगा। यहाँ फिर से समझिए, यहाँ आप देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आप अंडरलाइन कर दीजिए उसको, लेखांकन और लेखा परीक्षण को अंडरलाइन करिए। हाँ, अंग्रेजी में नोट कर लीजिए, लेखांकन अकाउंटिंग, लेखा परीक्षण ऑडिटिंग या ऑडिट। ठीक। तीसरा, सरकारी कंपनियों तीसरा नोट करिए, सरकारी कंपनियों सरकारी कंपनियों के द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण करना। सरकारी कंपनियों के द्वारा खर्च किए गए धन का लेखा परीक्षण करना। यहाँ एक अपवाद है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, भी यहाँ ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि जैसे जो सरकारी कंपनियां स्थापित की गई हैं उनका तो ये लेखा परीक्षण करेंगे, लेकिन यदि संसद के द्वारा या संसद के कानून के द्वारा बनाई गई कोई कंपनी है और उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि उस कंपनी का या निगम का लेखा परीक्षण सीएजी करेगा या नहीं करेगा, यदि उसमें उल्लिखित है कि सीएजी उसका लेखा परीक्षण करेगा तो लेखा परीक्षण करेगा। यदि उसके जो संसद का कानून है उसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि सीएजी उसके उस निगम के धन का लेखा परीक्षण या उस निगम के द्वारा किए गए धन के खर्च का लेखा परीक्षण नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। मतलब फिर से सुनिए मेरी बात को, कि यदि कोई कंपनी है जो संसद के कानून के द्वारा बनाई गई है, जैसे निगम जो कहते हैं, कॉरपोरेशन, वो ऐसी ही कंपनियां होती हैं, तो उसका जो लेखा परीक्षण